हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटर चैनल बी ठाकुर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस अध्याय 6 एंड चैप्टर 6 है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है ना। इसे आज हम एकदम सिंपल वे में फ्रेंड्स समझने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अभी नहीं खत्म हो जाए तब। ठीक है ना। तो पहला इसका जो प्रश्न है, देखो इसमें मोस्ट प्रश्न लिए गए हैं। ये नहीं आपके एनसीईआरटी के जो बनने वाले हैं, जो एग्जाम में आते हैं उसके दृष्टिकोण से। ठीक है ना। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो पहला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। उत्तर है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। अब देखो तंत्रिका कोशिका का सेकंड नाम क्या है? न्यूरॉन। तो ध्यान रखना है। ठीक है ना। एमसीक्यू में या रिक्त स्थान में आ जाता है कभी बार। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। कैसी होती है? लंबी। कार्यप्रणाली, जब हम किसी सूचना प्राप्त करते हैं तो यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका को द्विमांकाकृति सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका का तय जाता है और तब तंत्रिकाक्ष में एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ठीक है ना। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। ठीक है। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इस तरह का एक सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन। ठीक है ना। तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। ठीक है। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट है बोर्ड में। और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक वहन या संवहन करने में विशिष्ट रहते हैं। ठीक है ना। देखो इसका जो डायग्राम चित्र है ये ठीक है ना। तो ये आपकी नोटबुक में है ना, पाठ्य पुस्तक में इसे आप बना लेना। एंड इस बायोलॉजी की प्रत्येक डायग्राम को बनाना आना चाहिए। ठीक है ना। चित्र है आपका जो। अब देखो सेकंड प्रश्न है, मानव के नर एवं मादा अंतःस्रावी तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम। फर्स्ट जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। देखो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। इस ग्रंथि द्वारा कई हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इनमें से एक वृद्धि हार्मोन है। इसके द्वारा शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। बाल्यकाल अर्थात बचपन में जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण बनता है। यानी जब इसमें कमी हो जाती है तो व्यक्ति बौना रह जाता है। ठीक है ना। सेकंड ग्रंथि है अवटु ग्रंथि। इसे थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। यह श्वसन नली के दोनों तरफ स्थित होती है। यह एच के आकार की होती है। इस ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। देखो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ठीक है ना। इस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का शरीर में नियंत्रण करता है जिससे संतुलित वृद्धि प्राप्त होती है। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो गर्दन एवं गला फूलकर लटक जाता है। इस रोग को गलगंड, घेंगा या गोएटर रोग कहते हैं। ठीक है। थर्ड जो ग्रंथि है वह है अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसके द्वारा रुधिर में फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है ना। इसके द्वारा रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इस स्थिति को मधुमेह रोग कहते हैं। इसके उपचार के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और भोजन में शर्करा कम लेनी चाहिए। ठीक है ना। अब आया मधुमेह रोग के उपचार में क्या किया जा सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है ना। ये आएगा तो 1 या 2 नंबर में आएगा ऐसा। देखो अब है अधुव्रक ग्रंथि। इसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। यह दोनों वृक्कों के ऊपर स्थित होती है। इसके द्वारा एड्रिनलीन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसको संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह हार्मोन है सीधे रक्त में छोड़ दिया जाता है
और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। इसके द्वारा हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। यह श्वसन दर को भी बढ़ा देता है। यह विपत्ति के समय जंतु को विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार करता है। ठीक है। अब है वृषण ग्रंथि। यह नर जनन ग्रंथि है। इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव किया जाता है, जो नर गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, शुक्राणु को बढ़ना। अब आते हैं हम अंडाशय ग्रंथि। ठीक है। यह मादा जनन ग्रंथि है। इसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो मादा गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे आवाज का पतला होना, त्वचा मुलायम होना, अंडाणुओं का बढ़ना। एंड इसके फ्रेंड्स से अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्या है डायग्राम। ठीक है ना। ये किसका, ये नर का है और ये मादा का। ठीक है। देखो इसमें दोनों सेम टू सेम है, डिफरेंट क्या है इसमें, यहाँ पे ये ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, वृषण ग्रंथि, और ये अंडाशय ग्रंथि। ठीक है। इसमें ये डिफरेंट है और सब सेम टू सेम है। अब आपका प्रश्न थर्ड है, वृद्धि करता हुआ पादप प्रकाश की ओर क्यों मुड़ जाता है। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश की संसूचित करता है, यह एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं। ठीक है। यह प्ररोग के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है, तब ऑक्सीजन विसरित होकर प्ररोग के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोग की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता दिखाई देता है। ठीक, ये इसका डायग्राम। ठीक है। पहले थर्ड प्रश्न का, वैसे ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है, नॉट, इसे आप नहीं करेंगे तो भी कोई टेंशन। अब प्रश्न 4, आप प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दिए। शरीर में अनेक ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अति शीघ्र घटित हो जाती हैं, जिनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा न होकर मेरुरज्जु, किसके द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा होता है। ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे पैर में कांटा चुभते ही पैर को तुरंत ऊपर खींच लेना, गर्म वस्तु से हाथ का स्पर्श होने पर हाथ को तुरंत पीछे खींचना। ठीक है ना, उदाहरण हो गई। अब प्रश्न 5 है, वेरी वेरी मोस्ट, मानव मस्तिष्क नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए। पहला मानव मस्तिष्क। ठीक है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है, जो अत्यधिक कोमल होता है। यह कपाल में सुरक्षित रहता है तथा 3 झिल्लियों, कितनी झिल्लियों, 3 द्वारा रहता है। सबसे बाहर वाली झिल्ली को दृढ़तानिका कहते हैं, मध्य वाली झिल्ली को जालतानिका कहते हैं। फ्रेंड ये गलत हो गया। ठीक है। मृदुतानिका थर्ड वाली है, देखो दूसरी वाली ग्रंथि या मध्य वाली ग्रंथि को जालतानिका कहते हैं। ठीक है, जालतानिका कहते हैं। और सबसे अंदर वाली ग्रंथि को मृदुतानिका कहते हैं, मृदुतानिका कहते हैं। ठीक है ना, ये लिखने में गलती पड़ गई है, आगे पीछे हो गया, बस सब कुछ नहीं। मानव मस्तिष्क के भाग, इसको मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, सेकंड है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क, इसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क, घ्राणपिंड, डायनसेफ्लॉन आते हैं। प्रमस्तिष्क के द्वारा सोचने, विचारने, तर्क शक्ति, स्मृति यानी याद आदि का केंद्र होता है। ठीक है ना। घ्राणपिंड के द्वारा गंध का ज्ञान होता है, यानी सूंघने की शक्ति। और डायनसेफ्लॉन द्वारा भूख, प्यास, नींद, ताप नियंत्रण, उपापचय आदि का केंद्र होता है। दूसरा जो भाग है मध्य मस्तिष्क, इसके द्वारा दृष्टि ज्ञान कराया जाता है। ठीक है ना, इससे हम देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। थर्ड है पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स, पुच्छ, मस्तिष्क पुच्छ यानी मेंडुला आते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क द्वारा शरीर का संतुलन बनाया जाता है, जैसे साइकिल चलाना, खाना बनाना। ठीक है, कुछ भी हो अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। दूसरा है पोन्स के द्वारा हृदय स्पंदन, श्वसन दर को नियंत्रित किया जाता है। और मस्तिष्क पुच्छ यानी मेंडुला द्वारा नैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन आदि का नियंत्रण करता है या होता है। अब देखो फ्रेंड, ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसका चित्र है ना ह्यूमन ब्रेन का, तो इसे आपको बनाना है, या 2 या 3 और प्रैक्टिस करना है, आपको आ जाएगी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कल आएगी, उसमें मैं पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।